सभी को नमस्कार। आज हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट विषय के थकान विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। थकान के बारे में आप सभी को पता है, हर व्यक्ति को थकान कभी न कभी महसूस होती ही है। देखो, लगातार काम करते हैं तो थकान होना स्वाभाविक भी होता है। और जब हम एनर्जी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो थकान की चर्चा किए बिना नहीं रह सकते। एनर्जी मैनेजमेंट में थकान का अपना अलग इम्पोर्टेंस है। थकान का अनुभव करना जितना आसान है उतना ही इसे परिभाषित करना कठिन है। कुछ घरेलू क्रियाओं के संपादन में क्या होता है, हमें बहुत थकान अनुभव होती हैं, और कुछ क्रियाएं जो होती है बिना थके ही आसानी से संपन्न हो जाती है। वे कार्य जिसमें व्यक्ति की रुचि होती है तथा जिन्हें उन्हें करने की आदत होती है उसमें थकान कम महसूस होती है। और जो काम नीरस लगते हैं, बोरियत उत्पन्न करने वाले लगते हैं, वो काम में क्या होता है, व्यक्ति को जल्दी से थकान महसूस होने लगती है। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने में शक्ति तो कम व्यय होती है, मगर हमारे कार्य करते समय जो आसन संबंधी प्रभाव है, मांसपेशियों का जो तनाव है, या हमारा जो कंसंट्रेशन है, या मानसिक तनाव है, आदि कारणों से व्यक्ति को बहुत जल्दी बहुत थकान महसूस होने लगती है। अच्छा, थकान जो है वह शक्ति व्यवस्थापन से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कार्य जो है बिना थके संपन्न हो सके और हमारे जो लक्ष्य हैं उसे हम आसानी से प्राप्त कर सकें। अब थकान के क्या कारण होते हैं, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। थकान हमें मुख्यतः बाह्य और आंतरिक दो कारणों से उत्पन्न होती है। बाह्य, जिन्हें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं, ये क्या होता है, जब कभी बहुत अधिक शोर हो रहा हो, भीड़ भाड़ हो, या फिर अशुद्ध वायु हो, या अपने लिए उपयुक्त कार्य क्षेत्र नहीं हो, और प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं हो, और बहुत एक्साइटेशन हो, और अधिक कार्य भार के कारण भी व्यक्ति को क्या हो जाती है, थकान हो जाती है। और ये सब कारण जो होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है। दूसरी थकान का कारण क्या होता है, आंतरिक होता है, जिसे हम इंटरनल फैक्टर भी कहते हैं। थकान जो है वह जो इंटरनल कारण है, जैसे कि शरीर हमारा रोगग्रस्त है, या हमें कोई कमजोरी है, या हम एनीमिक हैं, या शरीर में कोई विकार है, जैसे कि हमारे आंखों संबंधी दोष है, या हृदय रोग है, या पेट में दर्द है, या कोई पीड़ा है, या मांसपेशियों में ऐंठन है, या किडनी संबंधित रोग है, या हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, या डायबिटिक है, तो आदि कारणों से भी हमें थकान उत्पन्न होती है। कई बार ज्ञान, रुचि, कौशल, अनुभव आदि में भी अगर हमारे पास कमी है तो हम उस कार्य को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते और हम जल्दी थक जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गए थकान के कारण। अब हमें थकान किस प्रकार की अनुभव होती है, या किस प्रकार से थकान हमारे जीवन में महत्व रखती है। तो थकान जो है दो प्रकार की होती है। एक तो हमारे शरीर के थकने पर उत्पन्न शारीरिक थकान, और दूसरा जो है हमारे मन के थकने पर उत्पन्न मनोवैज्ञानिक थकान। सर्वप्रथम हम शारीरिक थकान के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, लगातार घरेलू कार्य करने से धीरे धीरे क्या होती है, हमारी जो शारीरिक एनर्जी जो है, वर्किंग एनर्जी, वह कम होने लगती है, तथा व्यक्ति की कार्य क्षमता भी जो होती है वह भी घटने लगती है। हम शारीरिक थकान को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, शारीरिक थकान वह शारीरिक स्थिति होती है जो पूर्व में किए गए कार्यों के कारण वर्तमान में काम करने की क्षमता को कम कर देती है, तो हमें थकान हो जाती है। मतलब हमने जो भी पहले कार्य करा है उसके कारण आगे जो आने वाले कार्य हैं, जो वर्तमान में हम कार्य कर रहे हैं, उसकी क्षमता अगर कम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, थकान कहते हैं। और कौन सी थकान कहते हैं, शारीरिक थकान कहते हैं। काम करने में
शरीर की क्या होती है, मसल्स विशेष रूप से काम में आती है। किसी भी पेशी का अगर हम बार बार कार्य करने में उपयोग लेते हैं तो पेशी क्या होती है, कॉन्स्ट्रक्ट होती है, रिलैक्स होती है, तो उसमें ऊष्मा और ताप की उत्पत्ति होती है और यही ऊष्मा ही ऊर्जा में बदल जाती है, जिसके कारण पेशी ऊर्जा के रूप में ग्रहण करती है और हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। मतलब पेशियाँ इस ऊर्जा को ग्रहण करती है और हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। अच्छा, हम जैसा कि जानते हैं कि शरीर में ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, हमने जो भोजन ग्रहण किया है उसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम जो भोजन लेते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है और विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होकर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज जो है ब्लड सर्कुलेशन के साथ क्या होता है, पेशियों तक पहुंच जाता है और पेशियाँ इस ग्लूकोज को क्या कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है और इस पेशियों का ग्लूकोज इस पेशियों में निरंतर ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर इससे क्या होता है, हमें ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है। अच्छा, ये जो पेशियों में जो ग्लूकोज है वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो है पेशियों तक पहुंचता है और फिर हमें पेशियाँ इसको ऑक्सीडाइज करती है। फिर क्या होता है, पारुविक एसिड बनता है और पारुविक एसिड के बाद लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड पुनः ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। फिर पुनः रक्तवाहिनियों के द्वारा वापस ग्लूकोज अवशोषित किया जाता है। इस तरह फेफड़े और अन्य उत्सर्जन अंगों द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड जल जो होता है शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन का कार्य होता रहता है। कार्य करने की दशा में पेशियाँ जो होती है निरंतर संकुचित होती है और प्रसारित होती रहती हैं। उसको कार्य करने के लिए पेशियों में संचित ऊर्जा समाप्त हो जाती है और उसके स्थान पर लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। लैक्टिक एसिड का पुनः ऑक्सीकरण होना आवश्यक होता है। यदि लैक्टिक एसिड पेशियों को क्या करती है, थका देती है और जिस गति से लैक्टिक एसिड का पेशियों में निर्माण होता है, अगर उसी गति से लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदल पा रहा है तो क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, पेशियों में इकट्ठा हो जाता है तथा पेशियाँ जो होती है थकी हुई हो जाती है और क्लांत हो जाती है, व्यक्ति भी थक कर चूर हो जाता है और लैक्टिक एसिड ही पेशियों में थकान का मुख्य कारण होती है। किसी भी कार्य करने के बाद पुनः शक्ति प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए पेशियों से संग्रहित लैक्टिक एसिड को निकालना भी आवश्यक होता है। आराम अगर हम करते हैं तो पेशियों में जो अत्यधिक लैक्टिक एसिड है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित जो अंग है हमारे उसके द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है और हमारी थकान दूर हो जाती है। अच्छा, पेशीय की जो थकान है उसे अर्गोमीटर नामक यंत्र से हम नाप भी सकते हैं। अर्थात थकान पेशियों में नहीं होती बल्कि जिस जंक्शन पर सुषुम्ना की प्रेरक तंत्रिका से पेशियाँ मिलती हैं। समझ में आया बच्चों कि हम पेशियों की थकान को तो अर्गोमीटर से नाप लेते हैं। मतलब ये है कि थकान जो है पेशियों में नहीं होती बल्कि जिस जंक्शन पर सुषुम्ना की प्रेरक तंत्रिका पेशियों में मिलती है तथा जिस स्थान से तंत्रिका आवेगों को ग्रहण करके पेशियाँ संकुचित हो जाती है, वहीं पेशियाँ कुछ समय पश्चात क्या होती है, थक जाती है, उनमें फटिग आ जाता है तथा पेशियों में आकुंचन बंद हो जाता है और इसी कारण क्या होता है, थकान महसूस होती है। और इसके लिए कई इन्वेस्टिगेशंस किए गए और उसमें ये कहा गया
कि अगर कार्यकर्ता को थोड़ी देर के लिए विश्राम दे दिया जाए और तो उसकी थकान दूर हो जाती है और कार्य क्षमता में पुनः वृद्धि की जा सकती है। तो इस प्रकार जो है शारीरिक थकान को कम भी किया जा सकता है और शारीरिक थकान इस तरह ही हमारे शरीर में उत्पन्न भी होती है। अब आती है दूसरी थकान, जिसे मनोवैज्ञानिक थकान कहते हैं। मनोवैज्ञानिक थकान जो है वह अधिकतर घरेलू क्रिया से उत्पन्न होने वाली थकान मनोवैज्ञानिक थकान ही है। इस प्रकार की थकान में व्यक्ति को किसी भी कार्य के प्रति क्या होती है, अरुचि हो जाती है, घृणा उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति थकान महसूस करता है। वाटले ने अपने शब्दों में इसके लिखा है, थकान या थकावट एक व्यक्ति की उस परिस्थितियों के प्रति संपूर्ण प्रतिक्रियाओं में से एक है जिसकी वह जाने अनजाने में व्याख्या और मूल्यांकन करता है। व्यक्ति द्वारा स्वीकार की गई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक प्रकार की अनुपयोगिता ही क्या है, थकान है। हम मनोवैज्ञानिक थकान को, ये तो वाटले ने अपने शब्दों में कहा है, परंतु हम मनोवैज्ञानिक थकान को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक थकान किसी व्यक्ति की वह मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है जिसके कारण उसे किसी खास कार्य के प्रति घृणा हो जाती है, अरुचि हो जाती है। परिणाम स्वरूप उस कार्य को करने की क्षमता अर्थात वर्किंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है, जिसके कारण उसे मेंटल फटीग या मानसिक थकान उत्पन्न हो जाती है। अब मानसिक थकान भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है नीरस थकान और दूसरी होती है कुंठाजनित थकान। अब आज हम नीरस थकान और कुंठाजनित थकान के ऊपर चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही बच्चों, धन्यवाद।